नमस्कार दोस्तों। मार्च में जब से स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं या जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं जब से सारे बंद हुए हैं तब से लेकर अब तक इनको वापस खोलने को लेकर अभी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर यह न्यूज छपी थी कि सरकार जो है वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग वापस खोलने को लेकर एक फ्रेम तैयार कर रही है। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। और इसी प्रकार 20 जुलाई से पहले मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आता है कि वो 1 अगस्त से स्कूल खोलने को तैयार है। लेकिन अभी 16 अगस्त को केजरीवाल जी कहते हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। और ऐसे ही हरियाणा में भी ऐसा ही होता है, पहले वो बोलते हैं कि 15 अगस्त को स्कूल खोल देंगे और अचानक से इन सब के स्टेटमेंट एक साथ चेंज हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे क्या राजनीति खेले जा रही है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इन सब को समझने के लिए हमें एक नजर डालनी होगी भारत के ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट की तरफ। आपको बता दें कि भारत का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट सन 2016 में $0.25 बिलियन का था, जो 2018 में बढ़कर $0.52 बिलियन का हो गया, यानी 2 साल में दुगनी ग्रोथ। फिर 2018 से 2020 इन 2 सालों में इस मार्केट की ग्रोथ हुई लगभग 4 गुना और यह मार्केट हो गया $1.96 बिलियन, यानी लगभग 4 गुना। अब आप कहोगे कि भाई कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में अचानक से ऑनलाइन एजुकेशन के मार्केट में बूम आना ही था। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये बात सारी जो बातें हैं ये शुरू होती है जनवरी 2020 से। मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, डेटा पर फोकस कीजिएगा। जनवरी 2020 में हड़प्पा एजुकेशन जो ई लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है में जेम्स मुर्डॉक, ये एक अमेरिकन कंपनी है, तो वो इसमें एक मोटी रकम इन्वेस्ट करती है। आप जो है एफडीआई की साइट पर जाके ये चीज देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो पूरी तथ्यात्मक गवर्नमेंट की साइट पर अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। फिर इसके बाद फरवरी 2020 अनअकैडमी का नाम तो सबने सुना है, फेसबुक और जनरल एटलांटिक अनअकैडमी में $110 मिलियन का इन्वेस्ट करती है। जनरल एटलांटिक भी एक अमेरिकन कंपनी है। फिर मार्च 2020 में ईडीटेक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर इन्फोएज कंपनी $1.1 मिलियन का इन्वेस्ट करती है। फिर ऐसे ही अप्रैल 2020 में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी MOOC टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर एक करार साइन करती है। और फिर बायजूस का प्रॉफिट जो 2019 में 1430 करोड़ रुपए था, वो 2020 में बढ़कर 2800 करोड़ का हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे डेटा आप एक बार ध्यान में रखिएगा। तो इन सब के बीच में अच्छा, एक चीज आप गौर कीजिए कि मैंने जो डेटा आपको बताए हैं, जो समय मैंने आपको बताया है, उस समय पर ना तो भारत में कोरोना था, और अगर था तो कोरोना की स्थिति काफी दुरुस्त थी बाकी कंट्रीज की बजाय। तो ये ऑनलाइन का मार्केट जो है वो अचानक से भारत में एक साथ बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट की ग्रोथ से स्कूल और कोचिंग या स्कूल और कॉलेज खुलने का क्या रिलेशन हो सकता है? रिलेशन सीधा है टैक्स का, कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारी स्कूल है और जो हमारी यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस है, वो सारी सोसाइटीज के अंतर्गत आती है। और सोसाइटीज के अंतर्गत आने की वजह से इनको विभिन्न धाराओं में छूट मिलती है, इनकम टैक्स में या किसी भी प्रकार के टैक्स में जो है उनको छूट मिलती है। जबकि जिन कंपनीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया वो सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है और वो सब के सब गवर्नमेंट को एक मोटा टैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप कहोगे कि कोचिंग जो है वो भी तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो भी गवर्नमेंट को टैक्स तो देता ही होगा, तो फिर कोचिंग क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? अगर टैक्स ही इसकी वजह है तो फिर कोचिंग क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? तो कोचिंग इसलिए नहीं खोले जा रहे हैं। आप एक चीज सोचिएगा कि भारत में सबसे बड़ी कोचिंग का नाम लूं तो कोई भी कोचिंग आपके जो दिमाग में आ रही, कितने बच्चे होंगे उसमें? 1.5 लाख, चलिए मान लो 2 लाख बच्चे हैं, और एक बच्चे से एवरेज फीस कितनी लेते होंगे वो लोग? मैं एवरेज फीस की बात कर रहा हूँ, हाँ, प्रिंटेड फीस कुछ भी होगी, एवरेज फीस की बात कर रहा हूँ। चलिए मान लो कितनी लेते हैं, 70,000, 80,000 या चलिए 1 लाख रुपए हम मान लेते हैं कि एवरेज फीस 1 लाख रुपए जो है वो कोई कोचिंग लेती होगी। तो इन सबको मिला के 1 साल का रेवेन्यू कितना हुआ? 2000 करोड़ रुपए। और 2000 करोड़ में से अगर गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये कंपनीज जो कोचिंग की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली 35% टैक्स पे करती है, तो कितना होता है? 700 करोड़ रुपए। जो हालांकि ये कैलकुलेशन किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो भारत जैसे देश में 1 लाख रुपए एवरेज फीस निकालना काफी मुश्किल बात है। तो 700 और फिर 700 करोड़ का टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना यह भी संभव नहीं है। फिर भी मैं आपको मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितना टैक्स देती होगी, 700 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप सोचिए कि जो कोचिंग 25-30 सालों से चलकर 2000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंची है, बायजूस जिसका टर्नओवर, जिसका रेवेन्यू अभी हमने कितना बताया आपको, 2800 करोड़ रुपए, कितना टाइम हुआ इसको चलते हुए? अनअकैडमी 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 2146 करोड़ रुपए। तो अब आप सोचिए कि भाई इतना बड़ा टैक्स गवर्नमेंट, अच्छा जो
2 लाख बच्चों वाली कोचिंग है वो इंडिया में कितनी है? 1, 2। अभी हमने आपको जो कंपनीज बताई वो सारी पांचों की पांचों कंपनी भारत के ई लर्निंग मार्केट का ऑलमोस्ट 80 to 90% मार्केट शेयर रखती है। शायद इनमें से कईयों का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, आपने पहली बार नाम सुना होगा। और इनमें से केवल 2 कंपनियां, बायजूस और अनअकैडमी, इनका ही रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि ये भारत की सबसे बड़ी कोचिंग से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को बीट कर सकती है, अकेली 2 कंपनियां। अब आप कहेंगे कि भैया अनअकैडमी और बायजूस के पास कौन से 2 लाख बच्चे हैं जो ये इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि भारत में जो कोचिंग और जो हमारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इमोशनल सा रिलेशन होता है, बहुत ही इमोशनल सी बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग जो है, अगर कोई गरीब बच्चा होता है तो हम उसका सहयोग करते हैं, कोचिंग वाले उसका सहयोग करते हैं। या किसी भी बच्चे की अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो कोचिंग वाले जो है वो अपनी फीस को साइड में रखकर पहले बच्चे को सहयोग करते हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऑनलाइन में क्या होता है कि कम संख्या में भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर बात आती है कि इन सब के पीछे टैक्स मुख्य कारण। कई लोग कहेंगे कि भाई इन सब के पीछे टैक्स, केवल टैक्स ही मुख्य कारण नहीं हो सकता, बच्चों का स्वास्थ्य भी बड़ी चीज है। बिल्कुल हम मानते हैं बच्चों का स्वास्थ्य बड़ी चीज है टैक्स के अलावा। लेकिन अब एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने टीबी का नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस। आपको कुछ डेटा बताते हैं कि 2016 में टीबी से लगभग 27 लाख लोग अफेक्ट हुए थे पूरे भारत में। मैं केवल भारत के डेटा की बात कर रहा हूं और ये सारे डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। तो भारत में केवल 2016 में 27 लाख लोग जो है टीबी की चपेट में आए थे और फिर 2018 में भी लगभग 27 लाख लोग टीबी की चपेट में आए। इनमें से 4 से 4.5 लाख लोगों की जो है वो टीबी से मौत हुई और हर साल औसतन 2.25 लाख लोग टीबी से मारे जाते हैं और इनमें से 60,000 बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम की होती है। और टीबी फैलता कैसे है? टीबी फैलता है बिल्कुल उन्हीं तरीकों से जैसे कोरोना फैलता है, यानी खांसने, छींकने या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो आपने सुना है कभी कि 2016 में या 2018 में स्कूल बंद किए गए थे, या 2016 में या 2018 में लॉकडाउन लगाया गया टीबी को लेकर? और जबकि WHO कह चुका है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो जब कोरोना के साथ ही जीना है तो फिर लॉकडाउन कैसा, किस लिए लॉकडाउन? अब कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि भाई टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और कोरोना एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज जो है वो काफी जल्दी फैलती है बैक्टीरियल डिजीज की बजाय, और वो कम खतरनाक है। तो कम खतरनाक तो हम उसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, कोरोना में जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2 से 3% और टीबी में ये औसतन जो फर्टिलिटी रेट है वो है 12.3%। अच्छा, हम केवल फेफड़ों के टीबी की बात कर रहे हैं जो सबसे कॉमन है और जो केवल एक ऐसा टीबी है जो मैन टू मैन फैलता है, यानी पर्सन टू पर्सन फैलता है। बाकी किसी भी प्रकार का टीबी जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होता है। मैं केवल फेफड़ों के टीबी के डेटा की बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं कहते कि बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा बड़ी उनकी एजुकेशन है, स्वास्थ्य पहले नंबर पर है। लेकिन जिस तरह के डेटा हमने अभी आपको बताए हैं उनसे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा सपोर्ट कर रही है बजाय छोटी स्कूलों को सपोर्ट करने के। एक उदाहरण और देते हैं आपको। अभी 16 अगस्त को द हिंदू अखबार में एक न्यूज छपी कि मद्रास हाईकोर्ट ने इससे पहले केजी और प्री प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई थी। आपको पता है कि किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो पूरी कंट्री में मान्य होता है। तो मद्रास हाईकोर्ट यानी चेन्नई हाईकोर्ट ने ये जब रोक लगाई तो उसके बाद भी कई स्कूल वाले लगातार ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल छपा था द हिंदू पेपर में। अब एक चीज हम आपको बताते हैं कि छोटी स्कूलों के लिए जो है वो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बायजूस का नाम आपने सुना होगा। बायजूस जो है उसने अपनी ऑनलाइन लर्निंग ऐप यानी प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बायजूस की जो ऑनलाइन किड्स वाली लर्निंग ऐप है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे पहले वाली की तरह। हालांकि बायजूस का ये कहना है कि वो किसी प्रकार की क्लास नहीं लगा रहे हैं, वो वीडियो, विजुअल्स, ग्राफिक्स और गेमिंग के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन इसी तरीके का काम अगर कोई छोटी स्कूल वाला करे तो उस पर रोक है, जबकि इन सब पर रोक नहीं है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर आप इस वीडियो के माध्यम से किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये तो आप जानते ही हैं। बाकी होटल, शराब के ठेके, पब, रेस्टोरेंट, बार, सारी चीजें खुल गई है क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। शायद हमारे स्कूल भी अगर गवर्नमेंट को टैक्स देते तो इनमें से सबसे पहले खुल जाते। हमने आपको जो भी बातें बताई है वो सारी तथ्यात्मक है, इंटरनेट पर डेटा मौजूद है। बाकी शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ी किसी भी न्यूज़ के लिए आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और हमारे माध्यम से या हमारे साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।